हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बिगनर्स कॉस्मोस। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग NIOS की डीएलएड की बुक सीरीज़ कर रहे हैं, जिसमें कि हमने 501 शुरू किया था। 501 का हमने यूनिट 1 का एक टॉपिक हमने ख़त्म कर लिया था कल, और आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 2, भारतीय शिक्षा प्रणाली। यू नो व्हाट, अभी क्या हुआ, मैंने एक्चुअली ये वीडियो पहले ही बना ली थी आप लोगों के लिए, और उसके बाद एडिटिंग भी कर ली। इसको बनाने और एडिटिंग करने में मुझे ऑलमोस्ट आप लगा लो 3.5-4 घंटे लगे। एंड देन जब मैं इसे सेव कर रही थी एडिट करने के बाद, उस समय पता नहीं क्या कौन सा बटन मैंने दबा दिया और ये पूरी वीडियो डिलीट हो गई। आप देख सकते हो, ये सब देख रहे हो आप, ये सब मैंने आपको पढ़ाते समय लगाया था। ये जितने भी टिक हैं, ये यहाँ पे सब पेंसिल से लिखा है आपको, ये सब मैंने लगाया था। बट पता नहीं कैसे यार वो सारी की सारी वीडियो वो डिलीट हो गई, और अब मैं आपकी ये वाली वीडियो दोबारा शूट कर रही हूँ। और अभी रात के बज रहे हैं 1। चलो कोई नहीं, अब तो हो गया डिलीट, अब डिलीट हो गया, अब दोबारा तो ला नहीं सकते हैं। और मुझे पता है आप सभी सीरियस हो अपनी अपनी पढ़ाई को लेकर, तो लेट नहीं करना चाहती थी मैं, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, दोबारा करा लेते हैं, दोबारा बन जाएगी और क्या। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक 501 का चैप्टर नंबर 2, भारतीय शिक्षा प्रणाली द्वितीय। वो पहला था भारतीय शिक्षा प्रणाली, वो स्वतंत्रता से पहले वाला था, ये स्वतंत्रता के बाद वाला है। ठीक है, ये है आपका इंडेक्स कि आप इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हो। प्रस्तावना वही शॉर्ट में समरी की तरह दे रखा है कि आगे चल के आप क्या पढ़ोगे। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है ऐसा, ये हाईलाइट कर रखा है मैंने एक लाइन, इसको एक बार आप देख लेना, दैट्स इट। इसमें ऐसा कुछ समझने वाला नहीं है, यही मतलब आगे क्या पढ़ने वाले हो वही बताया गया है इसमें। ठीक है, और ये है आपका अधिगम उद्देश्य कि इसको पढ़ने के बाद आप क्या क्या बताने के काबिल हो जाओगे, क्या क्या आपको पता लग जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वतंत्र भारत में गठित शिक्षा आयोग या समितियों की संस्तुतियाँ। भारत में ऐसे बहुत सारे शिक्षा आयोग समितियाँ गठन की गई है जिन्होंने विभिन्न स्तर पर शिक्षा के विकास पर विचार किया है। कौन कौन से हैं ये देखो, इसके अलावा भी और भी हुए हैं, पर ये इंपॉर्टेंट है और इससे आगे एग्जाम में आने वाला है नहीं। जो इस बुक में है बस आपको बस वही करना है। ठीक है, ये राधाकृष्णन आयोग, मुदालियर आयोग, महिला शिक्षा पर राष्ट्रीय समिति, कोठारी आयोग और यशपाल समिति। राधाकृष्णन आयोग ये कब आया? 1948 में लाया गया था। ठीक है, 1948 से 9, ये सीक्वेंस जरूर याद रखना। कई बार ना ऑप्शन क्वेश्चन जब पूछ लेते हैं तो सीक्वेंस में पूछ लेते हैं इस तरीके से, 48 49 कर देंगे, 48 50 कर देंगे, मतलब कोई सा भी सन डाल देंगे। आपको इसमें जो सही वाला सन होगा उस पर आपको टिक लगाना पड़ेगा। तो ये अगर ऐसे दे रखा तो एक बार इस तरीके से याद जरूर कर लेना। ठीक है, याद क्या करना है, समझ लेना। राधाकृष्णन आयोग वास्तव में विश्वविद्यालय आयोग था जिसका गठन भारत सरकार ने 1948 में डॉक्टर S राधाकृष्णन की अध्यक्षता में किया था, तथा जिसका मुख्य सरोकार विश्वविद्यालय शिक्षा समस्या को विचार करना था। क्या कह रहा है कि देखो, सबसे पहले तो अगर किसी आयोग का नाम आपको किसी भी व्यक्ति के नाम पर दिखे, इसका मतलब कि उस आयोग का अध्यक्ष वही है। अध्यक्ष के नाम पर ही आयोग का नाम रख दिया जाता है। ठीक है, इसको हम विश्वविद्यालय आयोग, जैसे मेन नाम इसका क्या है, विश्वविद्यालय आयोग, पर राधाकृष्णन आयोग हम इसको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये जो है ये इसके अध्यक्ष थे राधाकृष्णन। ठीक है, याद रखना, S राधाकृष्णन, डॉक्टर S राधाकृष्णन यानी कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन इनका पूरा नाम था। तो जो अध्यक्ष होते हैं उसके नाम पे भी उस आयोग को जाना जाता है। तो दोनों नाम आपको याद होना जरूरी है। उसके बाद है आपका यहाँ पे, देश में उच्च शिक्षा के समन्वय के लिए इस आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के गठन की सिफारिश की, जिसकी स्थापना तत्काल कर दी गई। अब देखो यूजीसी आपने कई बार इसका नाम ऑलरेडी सुना होगा, अगर आपने मतलब बीएड कर रखा है या अगर आपने ग्रेजुएशन वगैरह कर रखा है तो आपको ये पता होगा। ठीक है, और यूजीसी का गठन कब हुआ? तो भाई ये किस आयोग के 1948 में किस आयोग के तहत कराया गया? तो डॉक्टर राधाकृष्णन आयोग, या फिर आप इसको बोल सकते हो विश्वविद्यालय आयोग के, उसमें यूजीसी का गठन कराया गया था। याद रखना इसे। उसके बाद है, और जितना मैंने हाईलाइट कर रखा ना आपको सिर्फ उतना ही करना है, मुदालियर आयोग। मुदालियर आयोग क्या है? 1952 में ये गठन हुआ था। अब ये है क्या, देखिए मुदालियर आयोग, देख रहे हो आप, ये जो आपको यहाँ पे पेन वेन दिख रहा है ना, मैं आपको ऑलरेडी करा चुकी थी सब कुछ, पर चलो कोई बात नहीं। मुदालियर आयोग वास्तव में माध्यमिक शिक्षा आयोग था जिसका गठन भारत सरकार ने सन 1952 में किया था। म से मुदालियर और म से माध्यमिक, इस तरीके से याद करना। मुदालियर आयोग का गठन किसके लिए कराया गया था? बेसिकली माध्यमिक शिक्षा में सुधार के लिए इसका गठन कराया गया था। ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन थे? अब थोड़ा अंदाजा लगाओ, मुदालियर नाम के होंगे कोई, डॉक्टर लक्ष्मी स्वामी मुदालियर इसके अध्यक्ष थे, उन्हीं के नाम पे इसका नाम पड़ गया। माध्यमिक शिक्षा आयोग नाम क्या है इसका? वैसे वास्तव में माध्यमिक शिक्षा आयोग, लेकिन इसको मुदालियर आयोग से नाम से भी जाना जाता है।
इस आयोग का उद्देश्य देश में प्रचलित माध्यमिक शिक्षा की जांच करना, मतलब इन शॉर्ट इसका क्या काम था कि देश में जो माध्यमिक शिक्षा है ना उसमें सुधार करना है, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो जानना और उसके बाद उसमें सुधार करने का काम इस आयोग का था। संस्तुति की अध्यापक शिक्षा को 2 प्रकार की संस्था होनी चाहिए। देखिए, अध्यापक शिक्षा की 2 प्रकार की संस्था होनी चाहिए, जो कि आज भी है, 2 प्रकार से ही चल रही हैं आज भी। अभी पढ़ोगे तो समझ जाओगे किसकी बात हो रही है। एक अलग बोर्ड के अधीन प्राथमिक अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाएं, जिसका उद्देश्य उन सभी अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित करना था जिन्होंने SLC या हायर सेकेंडरी कक्षा उत्तीर्ण कर लिया, और ये कार्यक्रम 2 वर्ष का होता है। कहना क्या चाह रहा है कि जिसने भी 12वीं की शिक्षा कंप्लीट कर ली है उसके बाद उसको 2 साल का क्या करना पड़ेगा, डिग्री कोई भी आपको सर्टिफिकेट वाला कोर्स करना पड़ेगा, जैसे आपका DLED हो गया, उसके बाद आप प्राथमिक अध्यापक बन सकते हो। राइट, आज भी यही होता है, 12वीं के बाद डायरेक्ट आप DLED कर लो, DLED करने के बाद आप एलिजिबल हो जाते हो, ठीक है, पढ़ाने के लिए। उसके बाद एक और है, ये आपका SLC का फुल फॉर्म क्या होता है, स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट। जब हम स्कूल छोड़ते हैं तो उस समय हमें एक सर्टिफिकेट दिया जाता है जो कि आगे यूनिवर्सिटी में एडमिशन करने के लिए कहीं भी काम आता है बहुत, ठीक है, याद रखना। SLC का मतलब हो गया स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट। दूसरा क्या है, पहला तो इसने बताया कि अध्यापक की शिक्षा 2 प्रकार से दो भैया, किस किस प्रकार से, पहला 12वीं के बाद 2 साल की, और दूसरा ये कह रहा है विश्वविद्यालय, ये कह रहा है दूसरा कि आपको विश्वविद्यालय से मतलब अपने विश्वविद्यालय की से कोई पढ़ाई आपने कर ली है, वहाँ से आपने स्नातक की डिग्री ले ली है, एंड देन आप वहाँ पे कोई अलग से कोर्स कर रहे हो टीचिंग का। उस समय यहाँ की जो 1 साल की अवधि दी गई थी, मतलब अगर आपने BEd कर लिया, अगर आपने BA कर लिया तो BA करने के बाद आपको 1 साल का कोर्स करना पड़ेगा। अब ये 2 साल का करते हो, पर उस समय जब बात कही गई थी तो इसमें था कि स्नातक के बाद आपको 1 साल का करना पड़ेगा, ठीक है। ये समझ में आ गया कि इन्होंने 2 तरीके के सुझाव दिए थे संस्था के लिए, पहला प्राइमरी के लिए और दूसरा अपर प्राइमरी के लिए या ऊपर की क्लास के लिए, माध्यमिक क्लास के लिए। आयोग में आवासीय सुविधा सहित निःशुल्क प्रशिक्षण की जबरदस्त सिफारिशें थी, और इन अनुशंसाओं के अध्यापक प्रशिक्षण विशेषकर सेवारत अध्यापकों के लिए दूरगामी हितकारी प्रभाव पड़े। और वैसे सबसे पहले तो ये बताओ सेवारत अध्यापक किसे कहते हैं भाई, क्या होता है, जो टीचर ऑलरेडी वर्किंग है उसको सेवारत अध्यापक बोलते हैं, ठीक है। उनकी एजुकेशन को बढ़ाने के लिए उनको प्रशिक्षित करने के लिए भी इसमें उपाय बताए गए, और इसका दूरगामी हितकारी प्रभाव भी पड़े। ऑब्वियसली टीचर एजुकेटेड होगा तभी तो बच्चे भी एजुकेटेड होंगे, अगर टीचर ही नहीं है पढ़ा लिखा तो बच्चे क्या होंगे। आपको पता है, एक आपने यूपी का एक वीडियो देखा होगा, यूपी का था बिहार का था मुझे याद नहीं है, जिसमें कि एक टीचर प्राइमरी स्कूल का टीचर होता है, वो बच्चों को पढ़ा रहा होता है, टीचर की स्पेलिंग लिख के बोलता है नट्टूरे, फ्यूचर की स्पेलिंग लिख के बोलता है फट्टूरे, नट्टूरे फट्टूरे। अब वो नट्टूरे फट्टूरे अगर किसी बच्चे को पढ़ाएगा तो बच्चा बड़ा होकर क्या सीखेगा, वो बड़ा होकर करेगा क्या, वो भी नट्टूरे फट्टूरे ही करेगा, है ना। तो भाई टीचर का शिक्षित होना, उनका ज्ञान होना बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। महिला शिक्षा पर राष्ट्रीय समिति, दुर्गाबाई देशमुख समिति। अब ये क्या है दुर्गाबाई देशमुख समिति, देखो नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि इसमें महिला शिक्षा यानी कि महिलाओं से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, उनकी एजुकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को हाईलाइट किया होगा। क्या किया था, तो बच्चों देखो जुलाई 1987 में योजना आयोग के शिक्षा संबंधी चयन पैनल ने सिफारिश की कि प्रारंभिक माध्यमिक तथा ये इन शॉर्ट ये कह रहा है, आप पढ़ लेना, मैं आपको समझा देती हूँ। ये क्या कह रहा है कि जो शिक्षा पैनल था जिसमें कि बड़े बड़े राज्यों के, मतलब अलग अलग राज्यों से जो वहाँ के शिक्षा मंत्री थे वो इसमें शामिल हुए थे। उन्होंने ये डिसीजन लिया कि भैया देखो ऐसा है, अब जब देश प्रगति कर रहा है तो सबसे जो महिला है वो क्यों पीछे रहे, तो उसकी एजुकेशन को बढ़ाने के लिए क्या किया जाए, तो भैया उसकी प्रॉब्लम्स को पहचानो और उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करो। तो उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले एक समिति का गठन किया, और का नाम, उस समिति का नाम दुर्गाबाई देशमुख समिति है। तो उसके अध्यक्ष कौन रहे होंगे, तो भाई यही थी ये दुर्गाबाई देशमुख समिति, दुर्गाबाई देशमुख ये इसकी अध्यक्ष भी थी, इसीलिए इस समिति को दुर्गाबाई देशमुख समिति के नाम से भी जाना जाता है। देखो अब यहाँ पे लिखा भी हुआ है, तदनुसार भारत सरकार ने मई 1958 में महिलाओं की शिक्षा पर एक राष्ट्रीय समिति का गठन किया, जिसकी अध्यक्षता श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख जिसकी अध्यक्ष बनी थी, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया बच्चों, इन्होंने इसमें 2 चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले तो कि मतलब आप मिडिल स्कूल तक तो लड़का और लड़की यानी कि गर्ल और बॉय को एक साथ पढ़ाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, लेकिन मिडिल स्कूल के बाद जब वो हाई स्कूल में जा रही हैं तो उस वक्त आप लड़कियों के लिए अलग से एजुकेशन, अलग से स्कूल, अलग से क्लासरूम, अलग से शौचालय, इवन उनके टीचर जो होंगे पढ़ाने वाले वो भी फीमेल ही होंगी, ऐसा इस समिति ने सुझाव दिया, जो कि बहुत हद तक सही भी हुआ। जब ऐसी चीज़ें कराई गई तो सच में लड़कियां जो थीं उनका ना स्कूल में आने का जो प्रतिशत था वो बढ़ा था, ये सब कुछ चेंजेस करने के बाद, क्योंकि ये बहुत मैटर करता है ये चीज़ें भी, ठीक है। उसके बाद है आपका बस इतना ही है, हाँ, प्रौढ़ महिलाएं। अब देखो प्रौढ़ क्या होता है एक बार ये भी जान लो।
प्रौढ़ का मतलब हो गया बच्चों जो यंग, वयस्क, जिसने किशोरावस्था खत्म कर ली हो। प्रौढ़ शिक्षा क्या है इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी कि प्रौढ़ शिक्षा क्या है। चलो मैं आपको यही बता देती हूँ कि प्रौढ़ शिक्षा क्या होता है। तो देखो बच्चों, प्रौढ़ शिक्षा है कि अगर आपने बीच में मान लो एक लड़का है जिसने 5वीं क्लास कर ली और उसके बाद उसकी परिस्थिति ऐसी हो गई, घर की फाइनेंशियली इतनी प्रॉब्लम हो गई कि उसे अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। लेकिन जब वो बड़ा हुआ तो उसे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, पढ़ाई के बिना तो लाइफ में चीज़ें अधूरी हैं, तो वो दोबारा पढ़ाई करना चाहता है। अब मान लो वो 21 साल का हो गया और पढ़ने आया है, तो जब उसने पढ़ाई छोड़ी 5 साल की 5वीं क्लास में, अब वो जो एडमिशन लेगा वो डायरेक्ट वो 6ठी क्लास में एडमिशन ले सकता है। इसी प्रोसेस को बोला जाता है प्रौढ़ शिक्षा, कि मतलब आपने जहाँ से पढ़ाई छोड़ी है आप उसके बाद भी पढ़ाई कर सकते हैं। आप यहाँ से करना चाहो वहाँ से कर लो, अगर आपको ये नहीं करके डायरेक्ट 10वीं 12वीं करना है तो आप वो भी कर सकते हो। ठीक है, तो प्रौढ़ शिक्षा का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। ये सह शिक्षा समझ गए आप, एक साथ लड़का और लड़की को एक साथ शिक्षा देना ही सह शिक्षा कहलाती है। उसके बाद है आपका कोठारी आयोग 1964 टू 1966। कोठारी आयोग, अब ऑब्वियस है, आप कोठारी से समझ जाओ कि कोठारी जो थे वो इसके अध्यक्ष थे। वैसे इसका नाम है, इस आयोग का नाम है मेन शिक्षा आयोग। क्या नाम है इसका? ये शिक्षा आयोग। ठीक है, विभिन्न समितियां एवं आयोगों की अनुशंसा, मतलब इतनी सारी जो समितियां हैं गठन करने के बाद भी जो हमारी भारतीय सरकार थी वो एजुकेशन सिस्टम से खुश नहीं थी, शिक्षा की प्रगति से बहुत खुश नहीं थी। तो उसने एक आयोग का गठन किया, उसका नाम है कोठारी आयोग या फिर शिक्षा आयोग। बच्चों, अगर आपको ये समझ में आ रहा होगा देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ठीक है, कोई भी डाउट हो कमेंट करके आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हो। और ऐसा अनुभव किया गया जा रहा था कि एक ऐसी व्यापक शिक्षा नीति का निर्माण, हाँ, अब उसमें क्या हुआ कि देखो, अब कोई उच्च शिक्षा के लिए देख रहा था, कोई माध्यमिक शिक्षा के लिए कर रहा था, कोई प्रारंभिक शिक्षा के लिए कर रहा था। अब एक ऐसा आयोग आया जो कि स्कूली स्तर के सारे शिक्षा पर अपना टिप्पणी देगा, अब उसकी प्रॉब्लम्स निकालेगा, सोल्यूशन देगा। तो इसके लिए एक शिक्षा आयोग बना गया। ठीक है, और उसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? DS कोठारी। इनका पूरा नाम था दौलत सिंह कोठारी, नाम याद रखना। ठीक है, शिक्षा आयोग, ये पहला शिक्षा आयोग था और ये कब आया था? ये 1964 टू 66, ये याद रखना, सन नहीं भूलना, याद बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और शिक्षा आयोग और कोठारी आयोग एक ही है। उसके बाद इसमें है विभिन्न शैक्षिक स्तरों के लिए, जैसे विद्यार्थी शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी और शिक्षा बलों के लिए। देखो, इसमें आपको कुछ नहीं याद रखना है, एक बार इसको रीड कर लेना। बस इसमें इतना ही करना है कि कोठारी आयोग में 7 कार्यबल और 7 कार्य समूह का निर्माण किया गया था। ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है, दैट्स इट, इसके अलावा कुछ नहीं। एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, आयोग की नज़र में शिक्षा का क्या मतलब है? तो देखो, आयोग की नज़र में शिक्षा सामाजिक पुनर्निर्माण का, राष्ट्रीय निर्माण तथा विकास में सरकार के साथ लोगों की साझेदारी के विषय में अवगत कराने का एक मुख्य साधन होती है। अब आयोग की नज़र में शिक्षा क्या है? तो भैया, आयोग की नज़र में शिक्षा का यही है कि सामाजिक पुनर्निर्माण का, राष्ट्रीय मतलब ऑब्वियस है देश का विकास करना। देश का विकास तब होगा जब समाज का विकास होगा। ठीक है, समाज का विकास तब होगा जब व्यक्ति का विकास होगा। व्यक्ति का विकास तब होगा जब उसको अच्छी शिक्षा मिलेगी, उसको ज्ञान मिलेगा। ज्ञान मिलेगा तभी तो वो अपना, उसकी नज़रें खुलेंगी, वो अपने आसपास के वातावरण को समझ सकता है। राइट, तो एक राष्ट्र को विकसित करने के लिए सबसे पहले तो उस व्यक्ति के, उस देश के व्यक्ति को शिक्षा देना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, शिक्षा के बिना इंसान पशु है, और जब इंसान पशु है तो उस देश का क्या हाल हो सकता है, बताओ। आयोग के विचार में शिक्षा के लक्ष्य तथा उन्हें साकार करने के लिए निम्नलिखित संस्तुतियाँ की गई। अब शिक्षा का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया कि मतलब शिक्षा देने के पीछे क्या क्या वजह होनी चाहिए और किस तरीके से आप अपना, जो आप चाहते हो कि आपके राष्ट्र का विकास हो, तो वो किस तरीके से हो सकता है। तो उन्होंने कुछ चीज़ें बताई। क्या बताई? देखो बच्चों, उत्पादकता वृद्धि के लिए शिक्षा, शिक्षा इस तरीके से दो कि उत्पादकता में वृद्धि हो। ठीक है, अब आप इसको, ये शॉर्ट में है, आप इसको कर लेना, बहुत इजी लैंग्वेज में एक बार इसको रीड कर लेना। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ समझाने वाला है नहीं। दूसरा है आपका आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को त्वरित करने के लिए शिक्षा। अब आधुनिकीकरण को अपनाना, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बिना आधुनिकीकरण के आज के टाइम पे शिक्षा ना बिल्कुल ही नीरस हो जाएगी। बिना आधुनिकीकरण को अपनाए शिक्षा पॉसिबल ही नहीं। अब आप देख लो ना, आप लोग भी यूट्यूब से पढ़ रहे हो, ये भी तो टेक्नोलॉजी है।
जहाँ आपको किसी तरीके के मतलब आना जाना नहीं पड़ रहा है, आपको किसी तरीके के एक्स्ट्रा पैसे नहीं पे करने पड़ रहे हैं, आप आराम से बैठ के घर में बैठ के यूट्यूब से, आपको एक टीचर का पसंद नहीं आ रहा, आप दूसरा तीसरा हज़ारों टीचर से पढ़ सकते हो। तो दिस इज़ ऑल्सो टेक्नोलॉजी, ये भी तो टेक्नोलॉजी है। तो टेक्नोलॉजी के बिना एजुकेशन पॉसिबल नहीं है, तो भैया टेक्नोलॉजी को एजुकेशन में यूज़ करो, तो ही आपका जो है एजुकेशन अच्छा बेहतर बन सकता है। सामाजिक तथा राष्ट्र एकता के प्रोत्साहन के लिए शिक्षा ऑब्वियस है। शिक्षा देने की पीछे का मकसद क्या है भैया? राष्ट्रीय मूल के अंतर्वेशन इंक्लूजन के लिए शिक्षा। अब ये क्या है, बस जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अलग अलग जितने भी जाति धर्म के लोग हैं हमारे देश में, जाति उपजाति धर्म भाषा संस्कृति, उन सबको एक साथ मिलाकर पढ़ाना। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, हमारी हिंदी की बुक है एक, उसमें NCERT की जो हिंदी की नई वाली बुक आई है, नई पुरानी सब में है, उसमें अगर स्टोरी है ना, तो स्टोरी में सिर्फ किसी एक धर्म को लेकर नहीं बात हुई है। अगर उसमें राम है तो उसमें रहीम भी है, जोसेफ भी है, ठीक है। उसमें नाम से देखो आप, सबके नाम को लिया गया है, उनको फ्रेंड दिखाया गया है, ठीक है, उसमें उनमें इक्वालिटी दिखाई गई है। तो बस यही है कि हमारे जो शिक्षा का उद्देश्य है कि भैया उसमें हर तरीके की चीज़ों को आप इंक्लूड करो, ठीक है, बच्चों को हर तरीके की चीज़ें बताओ। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा, आप इसको एक बार बस पढ़ के समझ लेना, ठीक है, समझना ज़रूरी, तभी मैंने हाईलाइट किया है। और लैंग्वेज ईजी है इसलिए मैं इसको समझा नहीं रही हूँ। और ये है आपका इसमें से, हाँ कुछ वर्ड्स हैं इसमें जो कि जब आप पढ़ोगे तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। सबसे पहले कि नेबरहुड विद्यालय क्या होता है? ये नेबरहुड विद्यालय देखो बच्चों, जो आप लोगों के घर के नहीं, आप लोग नहीं, छोटे बच्चे जो होते हैं ना, बच्चों के घर के पास जो विद्यालय होता है उसको नेबरहुड विद्यालय कहते हैं। और वहीं पे बच्चे, आपने अगर RTE कर रखा है तो आपको पता होगा कि क्या बोला जाता है, नेबर स्कूल। नेबर नहीं कि घर के पड़ोस में के बगल में ही होगा, ठीक है, वो आपका 2 गली 4 गली 5 गली छोड़ के भी हो सकता है, ठीक है। मातृभाषा में देखो बहुत कन्फ्यूजन आती है। जब मैं इंस्टीट्यूट में बच्चों को पढ़ा रही थी तो उस समय में बच्चे ना मातृभाषा में क्या करते थे, मैम हिंदी। अरे नहीं, हिंदी नहीं है, जिन्हें नहीं पता वो समझ लो। मातृभाषा उस भाषा को कहा जाता है जो आपकी क्षेत्रीय भाषा होती है। बच्चा जब पैदा होता है, जैसे राजस्थान में कोई बच्चा पैदा हुआ है, ठीक है, और तो बच्चा सबसे पहले कौन सी भाषा सीखेगा? राजस्थानी। उसके आसपास के जो वातावरण है, वहाँ के जो लोग हैं, ठीक है, उसका पड़ोस है, उसके पेरेंट्स हैं, वो किस लैंग्वेज में बात करेंगे? राजस्थानी। तो बच्चा उसे बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लेगा और उसमें कम्युनिकेट भी करेगा। तो वहाँ राजस्थान में बच्चे चाहे तो राजस्थानी भाषा में अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। उसको तो राजस्थानी उसकी मातृभाषा कहलाती है, जिसमें आप बात करते हो। राजस्थानी, गुजराती, मराठी बहुत सी हो सकती हैं, ठीक है। सिर्फ हिंदी मातृभाषा नहीं है, हिंदी के साथ अलग भाषा भी इसमें इंक्लूड किया गया, जिसमें कि जो आपकी क्षेत्रीय भाषा होती है। एक है आपका बच्चों कैपिटेशन शुल्क। कैपिटेशन शुल्क क्या होता है? देखिए एग्जाम्पल से समझिए कि अगर स्कूल में कोई बुक दी जा रही है, गवर्नमेंट ने कोई बुक भिजवाई है स्कूल में कि भैया सारे बच्चों को बांट दो। मान लो गवर्नमेंट ने उसका जो रियल है मूल्य रखा है, पैसे रखे हैं कि 5 रुपये ले लेना बच्चों से और तुम ये बुक दिलवा दो, सारे बच्चों को दे दो। अब स्कूल ने क्या किया, उससे अपनी मर्जी से किसी स्कूल ने उसको 6 में बेच दिया, किसी स्कूल ने 7 में, किसी स्कूल ने 8 में, इस तरीके से उन्होंने अपनी मनमानी से बेच दिया। तो जब स्कूल जो निर्धारित मूल्य है उसमें जो एक्स्ट्रा पैसे लगा के स्कूल वाले बेच रहे हैं ना, उसको कैपिटेशन शुल्क बोला जाता है, जो कि गलत है, ठीक है। ये भी एक समस्या है, तो ये आपको याद रहेगा कि इसमें आपको प्रॉब्लम आ सकती थी, तो मैंने आपको समझा दिया। अब आप इसको एक बार ज़रूर पढ़ लेना। गुणवत्ता अध्यापक शिक्षा निम्नलिखित के माध्यम से, तो देखिए उसके पीछे ये सारे आपके पास पॉइंट्स हैं, जिसे आप पढ़ लो। उसमें मेरी समझाने की कोई ऐसी ज़रूरत है नहीं, ठीक है। अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम आ रही है या आपको लग रहा है कि मैम नहीं हो पा रहा है, तो आप मुझे फिर कमेंट करना, तो जो छोड़ रही हूँ मैं आपको वो भी करा दूँगी, ठीक है। बच्चों इसमें ना समझ बहुत ज़रूरी है, आपको अपना ना कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कुछ फैक्ट हैं, फैक्ट भी याद करना पड़ेगा और प्लस कॉन्सेप्ट भी आपको अपना क्लियर करना पड़ेगा। सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं उसमें। उसके बाद है बच्चों आपका तीसरा यशपाल समिति। अब ये यशपाल समिति क्या होता है, क्या है ये? 1992 में बना था। देखो सन 1992 में भारत सरकार ने प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय सलाहकार समिति का गठन किया, जिसका कार्य बच्चों में शैक्षिक बोझ को कम करना। हाँ देखो, बच्चों के बढ़ते हुए शैक्षिक बोझ, उनका बस्ता, उनका सिलेबस, उनका करिकुलम, इसको बढ़ता हुआ देख के गवर्नमेंट ने एक समिति बनाया जिसका नाम है यशपाल समिति। इसका काम ये करना था कि बच्चों का करिकुलम, उनका सिलेबस, उनकी बुक्स, उनका बोझ कम करें, पढ़ाई को इतना इंटरेस्टिंग बना दे कि ज़्यादा बुक्स वगैरह की ज़रूरत ही ना पड़े, ठीक है। सिलेबस को इस तरीके से उन्होंने चेंज कर दिया कि सिर्फ बुक्स पे ही बच्चे डिपेंड नहीं थे। आप बाहर जाओ, आप पार्क में जाके सीखो, आप स्कूल का जो गार्डन होता है उसमें सिखाते हैं, खेलते कुत्ते सिखा देते हैं, ठीक है।
भ्रमण करके सिखा देते हैं। तो शिक्षा के बोझ को कम करने के लिए इसका गठन किया गया था यशपाल समिति का, और इसने बहुत सारे काम किए भी हैं, जिसमें से कि अभी मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, गठन कब हुआ था? 1992 में। शिक्षा के बोझ को कम करने के लिए कौन सी समिति आई थी? यशपाल समिति। कौन सी आई थी? यशपाल समिति। किसके लिए? बच्चों के ऊपर बढ़ते हुए बोझ को, लर्निंग विदाउट बर्डन तो सुना ही होगा आपने, इससे रिलेटेड है वो। समिति ने प्रतिस्पर्धा तथा व्यक्तिगत उपलब्धि, देखो इसमें क्या है, इसमें कुछ नहीं है, ये बोल रहा है कि व्यक्ति, अगर आप बच्चों को मोटिवेट करना चाहते हो, बच्चों को उत्साहित करना चाहते हो, तो बच्चे व्यक्तिगत रूप में ना करके उसको आप क्या करो, उसको आप सामूहिक कर दो। ठीक है, अगर किसी चीज़ में आप बच्चों का उसको पार्टिसिपेट कराना चाहते हो, फॉर एग्जांपल 26 जनवरी है, तो उसमें मान लो फर्स्ट क्लास में से आप 3 बच्चों को लेने की बजाय या 2 बच्चों को लेने की बजाय पूरी क्लास को ले लो और एक ग्रुप डांस करवा दो। सारे बच्चे खुश, थोड़ा बदले में चॉकलेट दे दो या उनको पेंसिल पकड़ा दो, बच्चे इसी में खुश हो जाते हैं। उनको एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ मैं करूँगा, मैं कर सकता हूँ, मैंने ये किया तो मुझे ये मिला। तो ये कह रहा है कि एक सिंगल कि हाँ जो बच्चा डांस में अच्छा आपने उसको ले लिया, बाकी बच्चे जो नहीं है, तो जो नहीं कर रहे हैं डांस, या बहुत से बच्चे शाय होते हैं, शर्म से नहीं कर पाते, उनका क्या? तो ये कह रहा है कि भैया व्यक्तिगत उपलब्धियों की जगह आप ना सामूहिक उपलब्धि पे ध्यान दो। एक की तारीफ करते जा रहे हो, दूसरा चुपचाप बैठा आपको देख रहा है, उस बच्चे को देख रहा है, तो उसमें उनमें ना नेगेटिविटी आती है, अपने लिए डीमोटिवेशन फील करते हैं वो। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने क्या किया है कि भैया ये कह रहा है कि व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं, सामूहिक उपलब्धि पर ध्यान दो। ठीक है, ज़्यादातर ये ना ये जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनमें बहुत होता है ये। पाठ्यपुस्तक को विद्यालय की संपत्ति समझना चाहिए, अतः बच्चों को व्यक्तिगत पुस्तकें खरीदने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, व्यक्तिगत पुस्तकें नहीं लेनी है उन्हें। ठीक है, ना ही वे प्रतिदिन पुस्तकों को घर लेकर जाएंगे, जैसा कि है आज के टाइम पे। अगर आप देखो, अब क्या है ना, इसमें प्री प्राइमरी के जो बच्चे हो जाते हैं ना, वो अपनी बुक्स लेकर नहीं जाते हैं। छोटे बच्चे होते हैं तो उनकी बुक्स स्कूल में ही रहते हैं, उनका पेंसिल, उनका रेज़र, उनका शार्पनर वगैरह सब स्कूल में रहता है। जो भी उन्हें पढ़ना होता है वो स्कूल वाले ही देते हैं। जो अगर कोई थोड़ा बहुत काम दे रहे हैं तो उस समय वो बुक उनको घर के लिए दी जाती है, अदरवाइज़ नहीं। ठीक है, समिति का विचार था कि प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को गृह कार्य के बोझ के तले दबाना नहीं चाहिए, सिवाय इसके कि घर के इर्द गिर्द के वातावरण का अन्वेषण का परीक्षण करते हुए उच्च प्राथमिक और के गृह कार्य जहाँ पे अनिवार्य। क्या कहना चाह रहा है? बस इतना कहना चाह रहा है कि भैया गृह कार्य मत दो, अगर दे रहे हो तो ऐसा दो जो उसके इन्वॉल्वमेंट से रिलेटेड हो। कोई पोस्टर दे दो, कोई चार्ट दे दो, कोई मॉडल दे दो। और वैसे पता क्या ऐसा काम देते हैं प्राइवेट स्कूल का काम, देख लो आप, बच्चा क्या करेगा, बच्चे के पेरेंट्स बैठ के कर रहे होते हैं या उसके जो गार्जियन होते हैं वो कर रहे होते हैं। छोटे बच्चों का काम ही ऐसा होता है, कटिंग बटिंग का काम होता है। पहली क्लास के बच्चों को बताओ कौन कैंची पकड़ाएगा? पकड़ा सकते हैं? सोच भी नहीं सकते हैं, तो कौन करेगा काम? वो पेरेंट्स ही करते हैं। तो ये चीज़ मुझे थोड़ी सही नहीं लगी, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि काम ऐसा दो भैया कि जो बच्चे कर सके। वो ड्राइंग दे दो, कुछ कलर वलर भरने के लिए दे दो। क्या कटिंग पेस्टिंग का काम दे रहे हो आप फर्स्ट क्लास के बच्चे को? समिति द्वारा यह सुझाव दिया गया कि प्राथमिक कक्षाओं में सभी विषय में पाठचर्या तथा, इसमें कुछ नहीं है, इसके अंतर्गत ये बताया गया है कि जो जितने भी सब्जेक्ट है ना, उसको उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। जैसे हिंदी है तो हिंदी में साहित्य, कल्पना, कहानी, ये सारी चीज़ें डाली गई हैं। विज्ञान है तो विज्ञान में क्या क्या डाला गया है, कैसा है, क्यों है, किस लिए, पृथ्वी सूरज चांद, इन सब के बारे में, पानी, तो पर्यावरण के बारे में डाला गया है। ठीक है, SST है तो SST में किस तरीके के क्वेश्चंस को डाला गया है, इतिहास के सिलेबस, स्वतंत्रता संग्राम से रिलेटेड चीज़ें जो कि ज़रूरी है बताना बच्चों को। तो किस तरीके से पाठ्यक्रम होंगे, कितना सिलेबस होगा, ये इसमें इंक्लूड है। आप इसको पढ़ लेना, एक बार पढ़ के बस समझ लेना, ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाईलाइट किया है मैंने तो उसे पढ़ना ज़रूर आप इसे एक बार। ठीक है, हाईलाइट मैंने ऐसे ही बेवजह नहीं किया है। यशपाल समिति के प्राथमिक शिक्षा के लिए निम्नलिखित गुणवत्ता मानदंडों का सुझाव दिया। क्या था भैया? विद्यालय ग्रेडिंग में प्राप्त श्रेणी, ग्रेडिंग सिस्टम कर दिया गया था, याद है ना आपको? पहले नंबरिंग होता था लेकिन बाद में ABCD कर दिया गया था, वो इसी समिति के बाद हुआ था। ठीक है, समाज में प्रतिशतता और उपस्थिति प्रतिशतता, बस। शिक्षा की गुणवत्ता मानक निम्नलिखित निष्कर्ष के आधार पर निर्धारित किया जा सकता है। अध्यापकों की तैयारी, अब देखो शिक्षा की गुणवत्ता के लिए क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो इसके अंतर्गत दिया है। क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? देखो, अध्यापकों की तैयारी कैसी है, पढ़ाने जा रहे हो तो ऑब्वियस से पहले प्रिपेयर करोगे। अब जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं पहले से पहले इसको हाईलाइट करके बैठी हुई हूँ कि मुझे आपको क्या पढ़ाना है और मुझे कैसे पढ़ाना है। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप क्लास में पढ़ाओगे तो आपको ये चीज़ें करनी पड़ेगी। अध्यापन विधि, किस विधि से पढ़ाऊंगी, मुझे पता है मैं आपको लेक्चर मेथड से पढ़ा दूँगी। शैक्षिक सहायक सामग्री क्या क्या होनी चाहिए? देखो, मैं तो पेन यूज़ कर रही हूँ, आप कोई मॉडल वगैरह, ठीक, मतलब ये पूरा उसी के अंतर्गत मतलब है कि आप बच्चों को किस तरीके से एक अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। दैट्स इट, रीड कर लेना। ओके, उसके बाद है आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीतियाँ।
अब राष्ट्रीय शिक्षा नीतियाँ कितनी हैं, कैसे आए, कब आई, वो सब समझाती मैं आपको। NEP का फुल फॉर्म होता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। सबसे पहले एजुकेशन पॉलिसी कब आई? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में आई। ठीक है, ये कब आई बच्चों? जब राष्ट्रीय शिक्षा आयोग आया। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग कब आया था? कोठारी कमीशन, याद है? भूल गए? यह आया था आपका 1964 to 66 था। अब इसने जो सुझाव दिए उसके लिए एक उन्होंने क्या बनाया, एक पॉलिसी बनाई पूरे राष्ट्र के लिए। वो था राष्ट्रीय शिक्षा नीति की शिक्षा अब किस तरीके से होगी, किस तरीके की बुक्स होंगी, कैसे पढ़ाया जाएगा, और ये बनाया गया था बच्चों। इसी के बेस पर ये बनाया गया था 1968 पे, याद रखना। ठीक है, पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति शिक्षा आयोग की संस्तुतियों पर आधारित थी। 1968 में इसका गठन हुआ। नीति ने शैक्षिक विकास का पथ तैयार किया, जिसका उद्देश्य 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा देना था। साथ ही शिक्षकों के लिए बेहतर प्रशिक्षण। हाँ, क्या काम था इसका भैया? 14 साल के बच्चों को जो फ्री एजुकेशन दी जाती है उसको अच्छी तरीके से देना। दूसरा कि भैया जो टीचर्स हैं उनको एजुकेशन देना, जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं और जिनको उसको भी तैयारी करवाओ, सेमिनार वगैरह करा के उनको भी ये बताया जाता है कि किस तरीके से आप अपनी और पढ़ाई को प्रोग्रेस कर सकते हो। और आगे वाले जो अभी बने नहीं हैं, मतलब जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, उनके सिलेबस में भी चेंजेस किए गए थे। ठीक है, उसके बाद देखो नीति के मुख्य बिंदु में समाहित है। क्या क्या बताया गया इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति? जो पहली शिक्षा नीति थी कब आई? 1968। दूसरी भी पढ़ोगे आप। क्या क्या था बेटा इसमें, क्या क्या बताया गया है? निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा। 14 साल के वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, इसमें है। ठीक है, और कुछ नहीं। दूसरा क्या बोला गया? अध्यापकों की स्थिति, पारिश्रमिक तथा शिक्षा। अध्यापकों की एक तो शिक्षा बेहतर करो, ठीक है, सेमिनार्स वगैरह मुहैया करवाओ, जो नए टीचर्स आ रहे हैं उनको अच्छी तरीके से ट्रेनिंग वगैरह दो। दूसरा कि भैया जिस तरीके से पढ़ा रहे हैं एटलीस्ट उनको थोड़ा तो उनके परिश्रम का फल दो, सैलरी बढ़ाओ। ऑब्वियस है ना, पैसे से ही तो मोटिवेशन आ रहा है कि थोड़ा बहुत, अगर देखो ऑब्वियस है आप सभी जा रहे हो तो उसके पीछे कहीं ना कहीं ये भी एक वजह है कि भैया अपना सैलरी भी एक वजह होती है कि ऑब्वियस है आजीविका है, कमाना है, घर चलाना है। ठीक है, अपने लिए भी कमाना है, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तो भी अपने लिए तो होती है ना। तो भाई एक तो आप उनकी स्थिति, क्योंकि वही है टीचर ही है जो समाज को बनाने का काम कर रहा है। ठीक है, टीचर के बिना तो सब कुछ अधूरा है, तो उनको थोड़ा तो मोटिवेट करना चाहिए। तो इसमें ये भी ध्यान दिया गया। भाषाओं का विकास, आपको पता है माध्यमिक स्तर पर त्रिभाषा, ठीक है, त्रिभाषा का विकास किया गया है। 3 भाषा होनी चाहिए। ठीक है, ज़्यादातर स्कूल में आप देखोगे हिंदी इंग्लिश होता ही होता है, साथ में एक एक्स्ट्रा लैंग्वेज पहले संस्कृत था। अब क्या कर दिया आपके स्कूलों में ना, संस्कृत दिल्ली के स्कूल की मैं बात करूँ तो यहाँ पे स्कूल में ज़्यादातर फ्रेंच भी ले आए, फ्रेंच ले आए और बच्चों को अब ना एक वो दे दिया है कि चूज़ कर लो भाई जो तुम्हें करना है। ज़्यादातर बच्चे फ्रेंच ही पकड़ रहे हैं, बट अभी तक इसके ना टीचर अच्छी तरीके से मिलते नहीं हैं, तो इसमें ये पंगा आ रहा है। और बहुत से स्कूल ने तो बंद भी कर दिया इसे। अब संस्कृत के तो फिर भी मिल जाते हैं पर फ्रेंच के नहीं मिलते हैं। तो ये त्रिभाषाई सूत्र आपको पता है कि क्या, ये माध्यमिक स्तर से लागू होता है। ठीक है, प्राइमरी स्तर पर त्रिभाषा नहीं होता। शैक्षिक अवसरों का समकरण। अब भैया देखो क्षेत्रीय, इसमें देखो हमारे देश में, देश छोड़ो हमारी गली में ही देख लो, अगर आप जहाँ आप रह रहे हो आप उस गली में देखना आपको बहुत सारी असमानताएं मिल जाएंगी। पैसों के उसमें, आपका लुक वाइज, आपका एजुकेशन वाइज, आपका कास्ट, आपका एवरीथिंग, धर्म, आपका धर्म अलग है, लैंग्वेज अलग है, आपका ट्रेडिशन अलग है, आपका पहनावा अलग है। ठीक है, अमीरी गरीबी, फिजिकल आपकी जो बॉडी है वो अलग अलग है। तो भैया सारी चीज़ें अलग अलग है। तो इस असंतुलन होने के बाद भी शिक्षा जो है वो सभी को समान दिया जाएगा, अमीर हो चाहे गरीब हो, दोनों को शिक्षा इक्वल दी जाएगी। ठीक है, ऐसा नहीं है अमीर घर से बच्चा आया तो उसको अलग से आप ट्रीट करोगे, गरीब से आया तो अलग से, कहीं से कैसा भी आया है आपको एक जैसा शिक्षा सभी को देना है। ठीक है, शैक्षिक अवसरों का समकरण, इसमें यही है। रीड ज़रूर कर लेना, इसे छोड़ना नहीं। वैसे तो समझ गए हो आप, फिर भी अपनी तरफ से पढ़ लेना। इसके अलावा है बच्चों इसमें साक्षरता तथा प्रौढ़ शिक्षा को प्रचारित करना। साक्षरता का मतलब आपको पता है, प्रौढ़ शिक्षा क्या होता है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था आपको कि अगर आपने बीच में कोई पढ़ाई छोड़ दी हो, दोबारा जब आप आपकी एज निकल जाती है लेकिन फिर आप पढ़ना चाहते हो, उसको प्रौढ़ शिक्षा बोला जाता है। ठीक है, अब वो किसी भी क्लास में एडमिशन आप ले सकते हो। आप चाहो तो जहाँ से आपने छोड़ा है वहीं से एडमिशन ले लो, आप चाहो तो भाई जो आपकी एज है उस एज के हिसाब से, जैसे अगर मान लो आपने छोड़ा 5वीं में और अब आपकी एज हो गई है 8वीं क्लास की, और आप दोबारा जब आते हो, अगर आप नहीं चाहते 6ठी से शुरू करना तो आप 8वीं से भी शुरू कर सकते हो। 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम होता है, उसे कंप्लीट करो और वहाँ से शुरू कर लो। ठीक है, उसके बाद है पुस्तकों का उत्पादन, खेलकूद और क्रीड़ा, ये ईजी है।
अंशकालीन शिक्षा तथा पत्राचार पाठ्यक्रम। अब ये क्या है, अंशकालीन शिक्षा क्या होता है ना, ये लघु शिक्षा भी बोल सकते हो आप इस पर। इसमें जो आपका सिलेबस होता है, टाइम होता है, वो कम कर देते हैं, जो नॉर्मल होता है उससे कम कर देते हैं, ठीक है। अगर 1 साल की कोई पढ़ाई है तो इसमें आपकी 4 महीने की, 5 महीने की, 8 महीने की कर देंगे, ठीक है। सिलेबस अगर आपका 10 चैप्टर है तो इसमें आपका 5-6 चैप्टर कर देंगे। दूसरा है आपका बेटा पत्राचार। पत्राचार क्या होता है, एक तो पत्राचार और ओपन में ना बच्चे कहते हैं ये सेम ही है, बहुत से बच्चों को कन्फ्यूजन है, ये सेम नहीं है, ये अलग अलग है, ठीक है। पत्राचार अलग है और ओपन अलग है। अब क्या डिफरेंस है इसमें, देखो पत्राचार का बच्चों इंटरनेट से कोई लेना देना नहीं है ना, तो आप इसमें आपको कोई बुक ई बुक मिलेगी कि आप ई बुक डाउनलोड कर लो और उससे पढ़ लो, नहीं, आपका ये डाक के थ्रू बुक आता है। और अब थोड़े बहुत चेंजेस होने लगे हैं इसमें भी, पर जिस तरीके जब ये बुक छपी थी तो उस समय इसका यही था, थोड़ा बहुत बदलाव आया, भी पूरा नहीं बदला है। और अगर आपको असाइनमेंट जमा करना है ना बच्चों, तो वो भी डाक के थ्रू ही जाएगा। ओपन में क्या होता है, ई बुक आ जाती है, आपको जाके लेना है आप लो, नहीं लेना ऑनलाइन डाउनलोड करो पढ़ो। असाइनमेंट जमा करना है भैया, ऑनलाइन कर दो और असाइनमेंट आपकी जमा हो जाएगी, ठीक है, जाना नहीं पड़ेगा आपको। पर इसमें ऐसा नहीं होता, तो दोनों अलग अलग है, एक मत समझना, पत्राचार अलग है और ओपन अलग है, ठीक है। ये आप है नहीं कि विश्वविद्यालय की शिक्षा आप दूर रह के ग्रहण कर सकते हो, ठीक है। ज़्यादातर बस एक मेन डिफरेंस बताऊँ तो इंटरनेट का है, दैट्स इट, पर ये एक नहीं है, अलग अलग है, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये दूसरी है बच्चों, ये 1986 दूसरी है। अब इजी तरीके से याद कर लो, देखो मैंने आपको ऑलरेडी कराया था बट डिलीट हो गया, कोई नहीं, 68 को उल्टा कर दो 86 हो गया, ये दूसरी तब आई थी, ठीक है। इस नीति की विशेषता राष्ट्रीय एकता पर जोर तथा पाठ्यचर्या के 10 सारभाग तत्व थे, बस इतना याद रखना, 10 सारभाग तत्व थे, और राष्ट्रीय एकता पर जोर कि राष्ट्रीय एकता कैसे बढ़ेगी, भैया जागरूक हो गए तभी तो, जागरूक कहाँ से होगे, पढ़ोगे तभी होगे। एक है इसमें बच्चों सामान्य सार तत्व। अब ये समान सार तत्व क्या है, इसको समझना जरूरी है, ये क्या होता है। देखिए सब्जेक्ट्स सारे बच्चों के, जैसे कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं, इतिहास है आपका, आपकी पॉलिटिकल साइंस है, मैथ्स है, उसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि सारे में सामान्य रूप से होना ही होना चाहिए, उसको सामान्य सार तत्व के रूप में आप बोल सकते हो। जैसे देखो, सामान्य सार तत्व के अंतर्गत भारत का स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन का इतिहास है ना, ये आपका 6, 7, 8 में देख लो, सभी में है। पोर्शन कम है, 6 में थोड़ा कम, फिर 7 में थोड़ा सा बड़ा, फिर 8 में और बड़ा, 9th में और 10th में और, पर ये है लिटिल बिट शुरू हो गया है। इवन 4th, 5th की बुक में भी देखोगे तो लिटिल एक लाइन उसमें भी आपका, अगर मान लो इतिहास की बात करूँ, स्वतंत्रता, तो भैया इंडिपेंडेंस कब मिली, स्वतंत्रता कब मिली, ये लाइन तो आपका 3री 4थी में आ जाता है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सेम रहती हैं और इवन सब्जेक्ट्स में भी सेम रहती हैं कि वो होना ही होना चाहिए। समान सारे तत्व का मतलब यही है, बाकी एक बार आप इसको पढ़ लेना। सभी शैक्षिक कार्यक्रम को धर्म निरपेक्ष मूल्यों के समन्वरूप कार्यान्वित करने के लिए प्रस्तावित किया गया। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, ये कह रहा है आपसे, ये है राष्ट्रीय शिक्षा नीति का ये, इस नीति के मुख्य लक्षणों में निम्नलिखित सम्मिलित है। ये लक्षण ज़रूर पढ़ लेना कि इसका जो लक्षण क्या था, इसका उद्देश्य क्या था, इसमें क्या क्या चीज़ें कराई गई थी, ठीक है, इन्होंने क्या क्या उद्देश्य रखा था, तो भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उस पर अगर मैंने हाईलाइट किया, इसका मतलब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये DSSB के एग्जाम में भी आया है और ये KVS के भी एग्जाम में, जो आपका लास्ट 2023 में हुआ था ना KVS का एग्जाम, उसमें भी आया था कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किसका हिस्सा है, किसके थ्रू आया था। होता क्या है ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, तो ये प्राथमिक शिक्षा जो होती है ना, उसको बढ़ाने के लिए, उसमें जो भी चीज़ों की कमी है उसको पूरे करता है, ठीक है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का मतलब है कि जो प्राथमिक स्कूल है, जो प्राथमिक स्कूल के बच्चे हैं भैया, उसको स्कूल में लेकर आओ, और वो स्कूल में क्यों नहीं टिक पा रहे हैं उसके लिए उसके ये प्रॉब्लम्स निकालो और उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। इन शॉर्ट ये प्रारंभिक स्कूल के बच्चों के लिए था, जो भी सामग्री कम है वो भी ये मुहैया करवाएगा आपको, वो भी देगा, ठीक है। इस क्या था ये भैया, प्राथमिक इसके लिए था, ये भी याद रखना। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किसके लिए था, प्राथमिक बच्चों के लिए था। शिक्षा का सार्वभौमिकरण, अब ये इसी बुक में आप लास्ट चैप्टर में करोगे, चैप्टर नंबर 4 में इसका पूरा डिटेल में, इसलिए मैं आपको समझाऊंगी नहीं अभी क्या है, बस इतना याद कर लेना कि शिक्षा का सार्वभौमिकरण इसके अंदर आता है। प्राथमिक स्तर पर कम से कम 2 क्लासेस तो होनी चाहिए, शौचालय लड़कियों के लिए अलग और लड़कों के लिए अलग, ये होंगी, और महिला प्रशिक्षकों के लिए 5% सीटें होना आरक्षित है, ठीक है। बस इतना ही आपको भी याद करना है। अब देखो इसमें प्रारंभिक पे इतना जोर क्यों डाला हुआ है बेटा, देखो एक बिल्डिंग की ना नींव क्या होती है, जो उसका जो स्टार्टिंग में जो आप ईंटें लगाते हो वही तो उसकी नींव है। अगर वही कमज़ोर है, वही आपकी ये टूटी फूटी ईंटें हैं या मजबूत नहीं है, और चाहे आप उसके जब फर्स्ट फ्लोर बनाओ तो उसको 10 ईंटों से जोड़ के बना दो, तो क्या वो घर सुरक्षित रहेगा, नहीं रहेगा। और अगर हाँ, अगर आपने उसका बेस स्ट्रॉन्ग कर दिया और ऊपर अगर आपने थोड़ा बहुत मतलब
कम ज़्यादा कर भी दिया और तो भी आपका अगर ऊपर वाला पोर्शन गिर भी जाता है तो भी नीचे का पोर्शन तो बचेगा कि एटलीस्ट आप उसमें रह सको। तो भैया बेस जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शिक्षा का बेस है प्रारंभिक। अगर आपने प्राइमरी लेवल पे ही बच्चे कमज़ोर हो गए, जिसमें उनको लिखना पढ़ना मैथ्स में नॉर्मल क्वेश्चंस करने सिखाए जाते हैं, अगर वही नहीं आता तो आगे की चीज़ें कहाँ से करेगा? तो क्लास बढ़ती रहेगी। दैट्स इट। आज के टाइम पे यही हो रहा है, ठीक है। तो ये कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, बाकी ये सब देख लेना, छोड़ना नहीं कोई। शीघ्र ही 1992 में नीति को संशोधित कर दिया गया और जिसमें प्राप्त करने हेतु उच्च लक्ष्यों को पुनः निर्धारित किया गया। अब बच्चों इसमें भी प्रॉब्लम आती है। देखो, पहली शिक्षा नीति आई 1968, दूसरी आई 1986, तीसरी आई 2020 में। अब क्या होता है, बच्चे बहुत से ना 1992 को बोलते हैं कि मैम ये तीसरी है। बच्चों ये तीसरी नहीं है, इसमें क्या किया गया था, इसमें ना 1986 यानी कि दूसरी को संशोधित किया गया था, इसी में चेंजेस कर दिए गए थे। तो यही 1992 वाला जो है वो इसका संशोधित रूप है, चेंज किया हुआ रूप है, ठीक है। अच्छे बदलाव किए गए थे, ये पूरा नया नहीं आया था, ये याद रखना। अब आप उसको 3 बोलना है 4, ये आप पे डिपेंड करता है। समझ गए हो आपके है क्या? आया पर्टिकुलर 3 है। 1992 में इसको दूसरे वाले को संशोधित किया गया था उसमें चेंजेस करने के लिए, ताकि उसको और बेटर बना सके। उसके बाद 2020 में आया। अच्छा, प्रारंभिक शिक्षा का सरोकार। देखो इसमें बता रहा है कि आखिर ये प्रारंभिक शिक्षा बच्चों को क्यों नहीं मिल पा रही है, उसके पीछे प्रॉब्लम क्या आ रही है। पहला हो गया आपका, यह हो गया आपका निम्न पंजीयन। बच्चे नाम ही नहीं लिखवा रहे स्कूल में, पेरेंट्स करवा ही नहीं रहे। अब क्यों नहीं करवा रहे भाई? इसका एक वजह ये हो सकती है कि भैया स्कूल बहुत दूर है, दूसरा कि भौतिक सुविधाएं नहीं है उसके पास, ये वजह हो सकती है नाम ना लिखवाने का। बहुत दूर होता है तो भी भैया पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते, जो गरीब परिवार से, उनके पास काम ही इतना होता है, वो बच्चों को भी काम पे लगा देते हैं कि छोड़ो क्या करना है, जाके टाइम वेस्ट करना है। दूसरा है आपका बीच में विद्यालय को छोड़ने वाले विद्यार्थियों की ऊंची दर, ड्रॉप आउट। कई बच्चे स्कूल बीच में ही छोड़ देते हैं, वजह क्या रहती है? पैसों की कमी, तो बीच में काम में लगाना पड़ता है। लड़कियों के साथ एक प्रॉब्लम ये होती है कि ना, एक तो आप गरीब परिवार में देखना बच्चे बहुत होते हैं, तो जो लड़कियां होती हैं उनको ना, जैसे छोटे भाई बहन हो गए तो स्कूल से निकाल देंगे कि अच्छा चलो अब क्या पढ़ेगी, ये जाना है इसको दूसरे घर, तो अब ये घर में बच्चा संभाल लेंगी, ठीक है। लड़कों को निकाल देंगे, चलिए जाके अपना काम धंधा करेगा, 4 पैसे आएंगे। इस वजह से ये लोग बच्चों को निकाल देते हैं, पढ़ाई नहीं करवाते हैं, ठीक है, छोड़ देते हैं, छुड़वा देते हैं। तो ड्रॉप आउट की एक वजह ये हो सकती है, उसको सॉल्व करना। कम योग या अप्रशिक्षित अध्यापकों के कारण। ऑब्वियस है, मैंने नटूरे फट्टूरे के बारे में बताया था आपको। टीचर ही अगर आपका नहीं है सही तो क्या पढ़ाएगा वो बच्चों को? अब वो नेचर को नटूरे और फ्यूचर को फट्टूरे पढ़ेगा तो बच्चे भी तो नटूरे फट्टूरे ही सीखेंगे ना। तो ये भी एक वजह है, टीचर ही सही नहीं। और ये बच्चों ये इजी बहुत इजी लैंग्वेज में है, तो इसको आप एक बार कर लेना, मैंने पॉइंट पे टिक कर दिया है। पढ़ जरूर लेना, छोड़ना नहीं, ठीक है, पढ़ लेना, बस समझ लेना, दैट्स इट। उसके बाद है आपका 8 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा प्रणाली की संरचना। अब ये क्या थी देखो, पहले क्या था, जो हमारी पहले एजुकेशन पॉलिसी थी उसके तहत 10+2+3, अभी ऐसे यही है पर चेंजेस कर दिए गए हैं, हर जगह लागू नहीं हुआ है। अब ये 10+2+3 की जगह हो गया 5+3+4। अभी क्या है ये मैं आपको जब NEP न्यू वाला कराऊंगी ना तब मैं आपको समझाऊंगी। फिलहाल क्या अब इतना समझ लो कि अभी ये हो गया, पर पहले ये था 10+2+3, 10वीं 12वीं एंड देन आपका ग्रेजुएशन। 10 वर्षों का आगे विभाजन इस प्रकार किया गया है। प्राथमिक स्तर पर 5 वर्ष के प्राथमिक, 3 वर्ष का उच्च प्राथमिक, उसके पश्चात 2 वर्ष का उच्च विद्यालय। अब इसे आगे टेबल के थ्रू समझो, आप अच्छे से समझ पाओगे। देखो क्या कह रहा है बच्चों, ये कि इन्होंने ना डिवाइड कर रखा है एज वाइज। ये पहले की एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बता रही हूँ मैं आपको, आज वाली नहीं, मतलब 20 वाली नहीं, ठीक है। ये तो अब ये क्या हो गया ना आपका, इसमें ना एज भी है, कक्षाएं भी हैं, और उसको किस स्तर पर कितने टाइम तक के लिए बांटा था वो भी। अब देखो एग्जाम्पल समझो, जैसे पूर्व प्राथमिक 2 क्लासेस को बांटा गया था, और निम्न प्राथमिक 1st to 5th, उच्च प्राथमिक 6 to 8, माध्यमिक 9 to 10 और वरिष्ठ माध्यमिक 11 to 12। को आप उच्च विद्यालय भी कह लो, कुछ भी कह लो। कितने कितने वर्ष का था और कितने कितने एज के बच्चे इसमें रह सकते थे। तो ये टेबल अच्छी तरीके से कर लेना, ठीक है, अच्छी तरीके से कर लेना, छोड़ना नहीं। इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं क्या, आए भी हैं। इसके बाद है बच्चों आपका निम्न प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होती है, जो कि हिंदी अथवा कोई अन्य क्षेत्र भाषा भी हो सकती है। तो हिंदी हो सकती है बेटा, या तो कोई भी गुजराती मीडियम, राजस्थानी मीडियम, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मातृभाषा मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। उसके बाद है आपका राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, NCF, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। अब ये क्या है, ये नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005। अब इसके बारे में भी आप डिटेल में पढ़ो, क्या है ये। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, प्रोग्राम ऑफ एक्शन, 14 वर्ष तक के बच्चों के
सार्वत्रिक नामांकन तथा सार्वत्रिक अवधारणा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से तथा विद्यालय शिक्षा में सार्थक सुधार लाने की दृष्टि से एक बाल केंद्रित उपागम पर विचार किया था। बाल केंद्रित उपागम NCF 2005 क्या है? बाल केंद्रित उपागम है। क्या है? बाल केंद्रित उपागम। मत भूलना POA प्लान ऑफ एक्शन, इसके बारे में डिटेल में आगे पढ़ाऊंगी मैं, आगे के चैप्टर्स में है, अभी इतना ही याद रखना, ठीक है। POA उसका फुल फॉर्म प्लान ऑफ एक्शन। देखो बच्चों, NCF जो है ना, NCF क्या है? राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 मंत्रालय आयोग 1952 तथा कोठारी आयोग 1966 की संस्तुतियों का हवाला देता है तथा राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा। अब राष्ट्रीय पाठचर्या अभी तक में कितने आ चुके हैं ये देखो। सबसे पहले बनाया गया था 1975 में, फिर आया दूसरा आपका 1988 में, फिर आया तीसरा 2000 में, फिर आया चौथा आपका 2005 में, फिर आया पाँचवा आपका 2009 में और फिर छठा आपका 2023 में। इसको फाउंडेशनल स्टेज बोला गया है। 2023 वाला जो है उसको आया 22 में था, 2023 में इसको लागू किया गया था। ये फाउंडेशनल स्टेज है, ठीक है। इन सब के बारे में बाद में बात करेंगे, फिलहाल हम इसके बारे में बात करते हैं 2005 के बारे में। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 बच्चों पर पाठ्यचर्या बोझ की गहराई से जांच करता है और ऐसी रूपरेखा तैयार करता है जिसमें अध्यापकों के मतलब बच्चों के ऊपर बोझ क्या बन रहा है, किस चीज़ की दिक्कत हो रही है कि बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। और उन पे बर्डन देखो तो भैया इतना ज़्यादा बर्डन हो जाता है कि पूछो मत। बैग देखो उनका इतना भारी है, सिलेबस का बोझ देखो तो इतना, अभी तो फिर भी देखो कम है, कम क्या बोलो, प्राइवेट स्कूल्स में देखो तो बहुत सारे, अभी बहुत सारे नाम चेंज कर दिए गए हैं, एक ही सब्जेक्ट की 4-4 किताबें निकाल दें। और अगर पढ़ाई की बात करूँ तो सीरियसली कुछ ही बच्चे ऐसे होंगे जो निकल के आ रहे होंगे। तो आजकल की एजुकेशन ऐसी होगी, फालतू की चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, जो मेन बेस है उसको छोड़ देते हैं, जो कि गलत है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आप भी ये सोचो, बट मैं आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रही हूँ कि उनके बेस पे ध्यान दो ना। इंग्लिश है तो इंग्लिश पढ़ना आना चाहिए, उनको बोलना थोड़ा बहुत आना चाहिए, लिखना आना चाहिए। 36 बुक लाने से क्या फ़ायदा होता है? अरे एक ही बुक से कराओ लेकिन तरीके से कराओ, पर क्या कर सकते हैं, प्राइवेट स्कूल का तो काम ही हो गया है पैसा बनाने का। मीडिया तथा शैक्षिक प्रौद्योगिकी पाठ्यचर्या संपादन के लिए प्रभावी साधन हो सकते हैं। पाठ्यचर्या संपादन के लिए प्रभावी साधन कौन से हो सकते हैं? प्रौद्योगिकी और मीडिया, ठीक है। संशोधित राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा के प्रमुख लक्षण नीचे दिए गए हैं। क्या है? देखो, निर्देशक सिद्धांत, इंग्लिश में से बोलते हैं गाइडिंग प्रिंसिपल्स। क्या कह रहा है ये? तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 4 निर्देशक सिद्धांत पर आधारित है। 4 निर्देशक, बेटा ये क्वेश्चन आया हुआ है, DSSB में आया है ये। 4 निर्देशक सिद्धांत पर आधारित है और DSSB और KV में भी आया है, KV का भी क्वेश्चन है ये। कौन कौन से हैं? पहला है आपका विद्यालय के बाहर के ज्ञान को संबंध करना। भैया विद्यालय के बाहर के ज्ञान को विद्यालय में लाओ और उसको बच्चों के ज्ञान के साथ जोड़ो। सुनिश्चित करना कि अध्येता रटंत विधियों से दूर रहे। अध्येता का मतलब मैंने आपको बताया था, स्टूडेंट, याद है ना, अध्यापक के चरणों में बैठ के शिक्षा लेता है फर्स्ट चैप्टर में, ठीक है। रटने वाली फिलॉसफी को हटाओ, समझाओ बच्चों को। पाठ्यचर्या को इस प्रकार संवर्धित करना कि वह पाठ्य पुस्तकों से आगे जा सके। सिर्फ पाठ्य पुस्तक पर मत डिपेंड रहो भैया, पाठ्य पुस्तक के आगे बढ़ो, बुक्स को छोड़ के आगे बढ़ो, रियल दुनिया में जाके उसकी नॉलेज लो, ठीक है। परीक्षाओं को अधिक लचीला बनाना, आप इसको अपने तरीके से हार्ड, कभी इजी, कभी मीडियम तरीके से बना सकते हो, ठीक है। ये 4 इसके क्या थे? सिद्धांत थे। 4 निर्देशक सिद्धांत ये हैं पाठ्यचर्या NCF के। 4 निर्देशक सिद्धांत ये हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। परीक्षा लचीला होगा, ठीक है। जो रटना मना है, ज्ञान को बाहर के ज्ञान के साथ जोड़ो और पाठ्य पुस्तक से आगे बढ़ो, सिर्फ पाठ्य पुस्तक पे डिपेंड मत रहो। उसके बाद ये है इजी सा, ये भी आप कर लोगे, रीड कर लोगे। भाषा के समय मातृभाषा की शिक्षा में माध्यम से बल, ये त्रिभाषा फॉर्मूला वाला, ये भी आप कर लोगे। भाषा अधिगम का मूल, हाँ ये भी कर लेना कि अधिगम का मूल क्या है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। अधिगम का मूल क्या है? डैश, इसमें 3-4 ऑप्शन दे देते हैं, तो भैया भाषा है, भाषा के थ्रू ही तो अधिगम होगा, भाषा नहीं है तो क्या, कहाँ से अधिगम करोगे ये बताओ। अंग्रेज़ी, गणित, विज्ञान, इन तीनों पे जो है बच्चे बहुत ज़्यादा न रह जाते हैं, फेल हो जाते हैं। उसके पीछे की वजह जानो और उसको इंटरेस्टिंग बनाओ। और आजकल टीचर्स बना भी रहे हैं, इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं। आप यूट्यूब पे देखो, छोटे छोटे बच्चों के टीचर्स जो होते हैं इतनी अच्छी तरीके से फन लविंग होते हैं वो, कि आराम से दूसरों को भी मज़ा आ जाए पढ़ने में। कंप्यूटर आधारित प्रयोगों की आवश्यकता अनुभव की गई। गणित अधिगम के बच्चों की चिंतन करने की तथा तर्क करने की शक्ति को बढ़ावा मिलना चाहिए। इसमें अमूर्त प्रत्ययों की कल्पना करने तथा उन्हें संचालित करने और समस्या निर्माण करने के लिए समाधान करने की योग्यता आनी चाहिए। बच्चा ये ना DSSB में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, भूलना मत, है इंपॉर्टेंट है। उसमें क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि उसमें समस्या का निर्माण करने, सेम लाइन उठा के पूछी गई है, और उनका समाधान करने की योग्यता आने के लिए क्या ज़रूरी है। ये आलोचनात्मक चिंतन, ये चिंतन, वो चिंतन, गणित,
विज्ञान, ये सब लिखा हुआ था। तो ज़्यादातर लोगों ने आलोचनात्मक चिंतन पर टिक किया था, बट इसका आंसर है गणित। ठीक है, याद रखना। विज्ञान के अध्यापन की नई भूमिका यह होनी चाहिए कि उनमें आचार्य बच्चों की अनुभूतियों की जांच करने के लिए, इसमें आपको ये बता रहा है बच्चों कि जो विज्ञान है, एसएसटी है, इन सब को समाज के निचले वर्ग के लोगों के जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी इन बुक्स में शामिल होना ज़रूरी है, वो भी पढ़ाना ज़रूरी है। ठीक है ना। अध्ययन कमज़ोर वर्गों के परिप्रेक्ष्य में भी करना चाहिए, मतलब अधिगम ऐसा होना चाहिए कि जिससे कि बच्चों को सारी चीज़ें ईजिली समझ में आ जाए, मतलब उसको दीन दुनिया के बारे में पता चल जाए। दैट्स इट, इसमें इतना कुछ नहीं है। इसमें अधिगम कैसा होना चाहिए, नीचे बस बच्चों ये बताया गया कि आपका साइंस, एसएसटी, इसको किस तरीके से आपको पढ़ाना चाहिए, इसमें क्या क्या सब्जेक्ट्स, क्या क्या चैप्टर्स शामिल होने चाहिए, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। किस तरीके से अलग अलग जो हमारी वो है, कल्चर है, लिंग है, न्याय है, जाति, इन सबको कैसे इंक्लूड करना है, ये सब बताया गया। इसके अलावा ये दस्तावेज हमारे कार्य और शिक्षा, ये भी ईजी है बच्चों, ये भी कर लेना। पाठ्यचर्यात्मक स्थल, इसके अंदर क्या 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 आते हैं, ये आपका पाठ्य पुस्तक, ये पुस्तकालय, शिक्षक प्रौद्योगिकी उपकरण तथा प्रयोगशाला शामिल है, इसके बस ये कर लेना। और इसमें हाँ, लर्निंग विदाउट बर्डन, ये लर्निंग विदाउट बर्डन, ये किसका है, शीर्षक है बच्चों, क्या था, लर्निंग विदाउट बर्डन, बोझ मुक्त अधिगम, कि बच्चों को ये यशपाल समिति में इस बात का समर्थन किया गया था। लर्निंग विदाउट बर्डन पहले ही मैंने आपको बताया था कि अधिगम ऐसे कराओ बच्चों को जिसमें बच्चों को ना बोझ ना लगे, मतलब इस तरीके से कराओ जिसमें कि आप बुक्स का बर्डन कम करो, सिलेबस का वजन कम करो, सिर्फ और सिर्फ बुक से ही मत पढ़ाओ, इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाओ कि बच्चों को इसमें बर्डन की जगह इंटरेस्ट आ जाए। ठीक है, लर्निंग विदाउट बर्डन, यशपाल समिति, इसने ये सब कुछ, इस समिति ने ये सब काम किया था कि भैया अटेंडेंस के थ्रू पढ़ाओ, और सॉरी अटेंडेंस के भी नंबर लगेंगे, ग्रेडिंग सिस्टम दो बच्चों को, ये सारी चीज़ें इस समिति में ही ये बात कही गई थी, और बहुत हद तक इसको मान भी लिया, आज भी ग्रेडिंग सिस्टम चलता है। ठीक है, विवेचनात्मक अध्ययन, ठीक है, इसको आलोचनात्मक अध्ययन भी बोलते हैं, इसको क्रिटिकल थिंकर भी बोलते हैं। इसमें आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, ये क्या कह रहा है पढ़ना ज़रूर, मैं आपको समझा देती हूँ कि आपको समझ में आ जाए क्या है। ये कह रहा है भैया ऐसी थिंकिंग जिसमें कि बच्चे अपने आप से अपनी तार्किक शक्ति लगा सके, अपनी तार्किक बुद्धि लगा सके। ठीक है, वो चीज़ों को तोड़ मोड़ के बता सके, आपको अपने ब्रेन का यूज़ करके आपको प्रॉब्लम सॉल्व करके बता देंगे। जैसे मैं आपको बताती हूँ, ईवीएस में बहुत सारे क्वेश्चंस आप आज के टाइम पे ऐसे, जो नई एडिशन की बुक आई है उसमें ऐसे पूछने लग गए हैं। जैसे उसमें एक था कि बिजली के बारे में, बिजली था, एनर्जी के बारे में बता रहे थे कि बिजली किस तरीके से बनाई जाती है, बिजली कैसे बनाई जाती है, और उसमें क्वेश्चन पूछ लिया बच्चों से कि भैया अगर बिजली एक दिन के लिए नहीं हो तो क्या होगा। बच्चे इसमें अपना माइंड लगाएंगे कि आपको अपने आप ही आंसर बताएंगे कि मैम ऐसा होगा। सबसे पहले बच्चे आपसे ये कहेंगे कि मैम या सर जो भी हो आप, कि मैम हम फ़ोन कैसे चार्ज करेंगे। आजकल के बच्चों का सबसे पहला जो क्वेश्चन, ये जो आंसर आएगा बच्चों देखना, मैम फ़ोन कैसे चार्ज होगा, टीवी कैसे देखेंगे, फ्रिज का ठंडा पानी कैसे पिएंगे, और खूब सारे आंसर आपको मिलेंगे। भैया बहुत क्रिएटिव होते हैं वो, आपने जो आंसर सोचे भी नहीं ना वो बच्चे निकाल के दे देंगे आपको। तो भैया क्रिटिकल थिंकिंग यानी कि हर तरीके से आपको तोड़ मरोड़ के, या आपको ईजी लैंग्वेज में समझा रही हूँ, सोचना। ठीक है, इधर से उधर से अपना मूल्यांकन करना। बच्चे अपने आप ही, क्लासरूम के बच्चे, इसमें भी वही है, ये भी वही है आपका समालोचनात्मक अध्यापन, यही भी क्रिटिकल ही है, कंफ्यूज मत होना। हाँ, ये क्या है बच्चों, प्रारंभिक विद्यालय पाठचर्या के लिए निहितार्थ, इसको सेल्फ करके एक बार रीड कर लेना, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना। पाठ्यचर्या को संपादित करने की कुल अवधि 200 दिन निर्धारित की गई। विद्यालय के वार्षिक कैलेंडर का जिला स्तर तक विकेंद्रीकरण किया जा सकता है, और इसका निर्धारण जिला पंचायत के परामर्श करके किया जा सकता है। गृह कार्य समय का ब्यौरा निम्नलिखित है। विकेंद्रीकरण क्या होता है जानते हो? आप में से बहुत से बच्चे होंगे जिन्हें नहीं पता होगा, अभी समझाती हूँ। गृह कार्य समय का ब्यौरा, अब गृह कार्य को भी बांट दिया गया था। भैया किस तरीके से गृह कार्य आप बच्चों को दोगे, ये लिखा हुआ है। प्राइमरी, अपर प्राइमरी, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूल में किस तरीके से कितना काम दे सकते हो, ये भी याद रखना। क्वेश्चंस इसमें से भी आते हैं कि माध्यमिक विद्यालय में 1 घंटा प्रतिदिन या 5 से 6 घंटे प्रति सप्ताह, कि कितने घंटे प्रति सप्ताह माध्यमिक विद्यालय के बच्चों को आप होमवर्क दे सकते हो। तो भैया 5 से 6 घंटे। तीसरी क्लास से बच्चों को पहले दूसरी को देना ही नहीं है, उसके बाद 2 घंटे तक का काम दे सकते हो। फिर जो बड़े हो जाते हैं उनको आप 2 घंटे प्रतिदिन, और 11 से लेकर 11वीं 12वीं उसमें आ गया। ठीक है, याद रखना बच्चों, इसे बात कर लेना। देखो विकेंद्रीकरण क्या होता है बच्चों, सबसे पहले इसका मतलब समझ लो। शिक्षा में विकेंद्रीकरण आगे बहुत बार आएगा। आपके घर में खाना मम्मी बनाती है, अकेले बनाती हैं। आप सपोज करो कि आप एक भाई हो, एक बहन हो, ठीक है।
अब खाना वो बनाती हैं, आपको क्या होता है कि कई बार आप कहते हो मैं क्या बना दिया, मुझे पसंद नहीं आया, या क्या हो जाता है ना कि तुमने टेस्टी नहीं बनाया है, आपने नमक ज़्यादा डाल दिया, आपने चीनी ज़्यादा डाल दिया, रोटी जल गई, समथिंग लाइक दैट। तो मम्मा ने क्या किया, मम्मा ने कहा अच्छा ठीक है, मैं अच्छा नहीं बनाती ना, कोई नहीं। तो उन्होंने क्या किया कि चलो ठीक है आप तुम भी आओ। उन्होंने आपको भी बुलाया, आपकी बहन को भी, आपके भाई को बुलाया, दोनों भाई बहन गए। भैया एक से बोला तू आटा गूंद, एक को बोला तू सब्ज़ी काट और मैं बना दूँगी। काम बट गया। पहले जो काम एक जना कर रहा था वो काम बट गया, परिवार के जितने सदस्य हैं वो काम कर रहे हैं। इसको क्या बोला, खाना बनाने का विकेंद्रीकरण हो गया। खाना बनाने का जो काम था उसका विकेंद्रीकरण हो गया। उसी तरीके से शिक्षा जो है, शिक्षा का विकेंद्रीकरण से मतलब है कि शिक्षा सिर्फ केंद्रीय स्तर पर ना रहकर अब इसके प्रति डिसीजन राज्य भी लेगा, जिला भी लेगा और ग्राम भी लेगा। ठीक है, गांव, छोटे छोटे गांव भी इसमें लेंगे, पेरेंट्स भी लेंगे, सब मिलकर डिसीजन लो, फिर जो सही लगेगा उसको इसमें शामिल कर लिया जाएगा। यही होता है विकेंद्रीकरण। शिक्षा का विकेंद्रीकरण कर लो, सत्ता का विकेंद्रीकरण कर लो, किसी का भी विकेंद्रीकरण कर लो। आई होप कि आपको भी ये विकेंद्रीकरण समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है आप मुझे कमेंट करना, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। उसके बाद बच्चों ये है आपका, इसमें ऐसा कुछ समझाने वाला नहीं है, एक बार इसको रीड कर लेना, बस समझ जाना, और इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है ऐसा इंपॉर्टेंट। एक ये समझ लो आप कि ये देखो, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 को स्कूल पद्धति में परिवर्तन लाने के लिए सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा को एक कैटलिस्ट के रूप में देखता है। कैटलिस्ट यानी कि उत्प्रेरक। क्या होता है ये, देखो बच्चों, इस शिक्षा जो ऑलरेडी वहाँ पे काम कर रहे हैं टीचर्स, आप उनको एजुकेशन दे रहे हो, आप नहीं दे रहे हो, मतलब गवर्नमेंट प्रोवाइड करा रही है सेमिनार के थ्रू, उनको एजुकेशन दे रही है, उनको नए नए तरीके बता रही हैं। ठीक है, कि तुम ऐसे करोगे तो बच्चा ये पढ़ेगा, बच्चे में अगर बच्चा में डिसलेक्सिया वाली प्रॉब्लम है तो तुम क्या कर सकते हो, तुम किस तरीके से बच्चों को पढ़ा सकते हो। ठीक है, तुम किस तरीके से मैथ्स को इंटरेस्टिंग बना सकते हो। जब ये करना हो जाएगा ना, जब इस तरीके से प्रोसेस को फॉलो किया जाएगा, ऐसे पढ़ाया जाएगा बच्चों को, टीचर्स को एजुकेशन दी जाएगी कैसे पढ़ाते हैं जो ऑलरेडी वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो उस समय ये जो टीचर को जो एजुकेशन देने वाला काम है वो शिक्षा को, वो अधिगम को और उत्प्रेरक यानी कि मोटिवेट करेगा। ठीक है, अधिगम लर्निंग को और अधिक तीव्र गति से बढ़ाने का काम करेगा अगर टीचर्स को एजुकेट किया जाए। राइट, अगर उन्हें पता है कि किस प्रॉब्लम को किस तरीके से डील करना है तो आराम से वो किसी बच्चे को सिखा सकते हैं नई चीज़ें, या सिखा सकते हैं नई चीज़ें। तो बस इसमें इतना ही था, ये आपका ही ख़त्म हो गया चैप्टर, ये आपका सारांश है, ख़त्म हो गया आपका चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर में हम करेंगे बच्चों शिक्षा एक मौलिक अधिकार, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये अब नेक्स्ट चैप्टर में हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए आई होप कि आपको समझ में आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम होगी आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडी।